हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है। एक चीज़ याद रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, इन दोनों से मिलके ही क्वांट बना होता है। अगर आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से समझना है तो आपको ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। तो पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा इसमें। कम से कम मैं आपके 5 से 6 लेक्चर लूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखेंगे कि बिल्कुल नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बस आप लोग साथ साथ में मतलब अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिए और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, सबसे पहले थ्योरी, और फिर उसके बाद हम थ्योरी में देखेंगे कि उस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है। तो यहाँ पे टर्म से पहले, क्योंकि टर्म्स इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है कुछ भी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इस तरह की टर्म्स यूज़ होती है, तो इतनी ज़्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं होती। दरअसल क्या है, एक चीज़ ध्यान देना कि रेशियो और परसेंटेज ये दो चैप्टर ऐसे हैं, जो कि मैंने पहले बताया भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि लगभग हर एक टॉपिक में यूज़ हो जाते हैं। हर एक टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इन दोनों का यूज़ करके, रेशियो का और परसेंटेज का। और जो आप लोग ग्राफ पढ़ते हैं, जिसे हम लोग डीआई कहते हैं, उसमें भी आप लोग देखते हैं कि भाई रेशियो एंड परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि रेशियो का मतलब क्या होता है, तो सब लोग कुछ ना कुछ बताएंगे भाई, कुछ अलग बताएगा, कोई अलग बताएगा, बहुत सारे मतलब होते हैं। लेकिन हम सिंपलेस्ट वे में लेके चलेंगे कि रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। देखो, बहुत सिंपल वे में मैं आप चीज़ें कराने वाला हूँ। किस तरह का फ्रैक्शन, वो भी हम लोग बात करेंगे। अब एक बात बताऊँ, आपके सामने लिखा हुआ है कि a/b इक्वल्स टू 2/3, तो ये फ्रैक्शन ही तो लिखा हुआ है। अब ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये किसका केस हुआ, इसका मतलब ये रेशियो का केस हुआ। ये क्या हुआ, रेशियो हुआ। बात समझ में आई? अगर मैं इसे सॉल्व करूं और अच्छे से, देखो ये बिल्कुल नया है, ध्यान से समझना, देखो एक एक कॉन्सेप्ट, तभी मजा आएगा। अब आप 3 की मल्टीप्लाई इधर करो और 2 की इधर, ये b की इधर कर दो, तो ये क्या बन गया, 3a इक्वल्स टू 2b। ये इसे क्या लिख सकता हूं मैं कि 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। तो आप क्या कहेंगे? अब ध्यान से देखना भाई, बहुत सही चीज बता रहा हूं आपको। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पे अब रेशियो की जो सही डेफिनेशन है, जो कि नहीं बोलते हैं ज्यादातर बोलते हैं कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, तो लेकिन रेशियो का क्या सही डेफिनेशन, क्या मायने है रेशियो के? तो रेशियो इज नथिंग बट, ध्यान से देखना, रेशियो इज नथिंग बट, क्योंकि देखो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज लिखवाते हुए चलूंगा। नथिंग बट एन इक्वेशन, रेशियो कुछ नहीं है, एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन ही तो बनी या नहीं बनी? कहां से बनी? इस फ्रैक्शन से, मतलब रेशियो से। वेयर कांस्टेंट इज 0, वेयर, ये कांस्टेंट की क्या बात है, ये भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी बस आप लोग समझते हुए चलो। वेयर कांस्टेंट इज 0। ठीक है जी, बात समझ में आती है? मतलब एक तो केस ये हुआ, दूसरा केस ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इक्वेशन, रेशियो का केस कब होगा, कब होगा? जब नंबर ऑफ इक्वेशन, अभी आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो, लेकिन अभी मजा आएगा धीरे धीरे जब चीजें खुलती चली जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन इज वन लेस देन वेरिएबल, वन लेस देन वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे एक बात बताओ आप यहां पे, ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पे आप देख रहे हो कि इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने, a और b, दो वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होनी चाहिए, वेरिएबल से एक कम होनी चाहिए। इतना ध्यान रखना, वेरिएबल से कितनी कम होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए, बस। मतलब कई लोग तो ये समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन रेशियो का है या अलजेब्रा का है या किसी और टॉपिक का है। तो फिर जब यही नहीं समझ पाएंगे कि किस टॉपिक का है, तो कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूं कि ये रेशियो का केस है या नहीं है, सिर्फ इतना। अगर मैं आपको कहूं कि a/b
इक्वस टू 3/2 और आपको मैं कहूं कि b अपॉन सी इक्वस टू 4/5, तो ये रेशियो का केस है या नहीं है? बस इतना मुझे बताओ, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो आप क्या करोगे कि यहां से एक इक्वेशन बनाओगे इस वाले से, दिख रहा है? तो क्या इक्वेशन बनेगी? 2a माइनस 3b इक्वस टू 0, इक्वेशन 1। फिर आप इस वाले से एक इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी? 5b माइनस 4c इक्वस टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है और वेरिएबल कितने हैं आपके पास? a, b एंड c। तो आपके पास जो वेरिएबल्स है वो तो 3 है और इक्वेशन कितनी है? 2। और मैंने कहा था इक्वेशन हमेशा वेरिएबल से एक कम होनी चाहिए, मतलब ये रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है। कैसे सॉल्व, क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो कहानी बाद की है। पहले ये तो पता चले कि रेशियो होता क्या है, रेशियो का केस क्या है एक्चुअल में। बात समझ में आई या नहीं है? फिर और बाकी चीजें मैं बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि ये रेशियो का केस है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे दूं, ध्यान से देखना। मान लो मैं आपको कहूं कि a अपॉन बी इक्वस टू 3/2, ठीक है, और देखो मैं ये चीज कहाँ काम आएगी वो बताऊंगा मैं, और कह दे कि c अपॉन डी इक्वस टू 4/5। बात समझ में आई? मुझे बस इतना बता दो कि ये रेशियो का केस है या नहीं है, बस इतना, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहां से एक इक्वेशन बनेगी क्या? 2a माइनस 3b इक्वस टू 0, और यहां से क्या बनेगी? 5c माइनस 4d इक्वस टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आप कहेंगे कि देखो वेरिएबल कितने हैं? 4 a b c d वेरिएबल, a b c d वेरिएबल्स होते हैं, और इक्वेशन कितनी आपके पास? 2। और इक्वेशन वेरिएबल से एक कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 कम है, तो इसीलिए रेशियो का केस नहीं है, नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। बात समझ में आई? मतलब कहने का ये हुआ कि अब जब आपके सामने इस तरह का मैं बाद में क्वेश्चन दूंगा तो आप एकदम से आंसर बताएंगे, और क्या आंसर बताएंगे वो बात का गेम है सारा का सारा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारी, वो छोड़ दो आप। अगर मैं आपको ये कहूं, यहां पे सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मुझे ये बताओ कि भाई a प्लस 2b अपॉन c इक्वल्स टू 3/7, और आपसे मैं कहूं ये क्वेश्चन देकर, अभी सुनना, देखो क्यों मैं चीजें बता रहा हूं, आपसे मैं कहूं कि फाइंड a रेशियो b रेशियो c, ये क्वेश्चन देकर, ये इतना, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? मान लो ये क्वेश्चन आया आपके पेपर में आया कि a अपॉन 2b, a प्लस 2b अपॉन c इक्वल्स टू 3/c, फाइंड दिस वन। आपके दिमाग में क्या बात जानी चाहिए? क्यों मैं इतनी देर से ये सारी चीजें बता रहा हूं? ये बिल्कुल बेसिक है, जीरो से चलने का नहीं। आप कहेंगे कि सर ये इक्वेशन तो एक ही बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वेरिएबल की बात करेंगे तो ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो यहां पे नंबर ऑफ इक्वेशन वेरिएबल से 2 कम है, जबकि होना 1 कम चाहिए। तो ये रेशियो का केस ही नहीं है, रेशियो का केस नहीं है, ये फाइंड ही नहीं कर सकते। आंसर होगा सी एन डी। सी एन डी का मतलब कांट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आई? और ये ऑप्शन में होता है आपके पास। तो ये चीजें हमने पकड़नी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक तो हुई ये डेफिनेशन, कई सारे डेफिनेशन पे काम करना है हमने, है ना। दूसरी, आगे सुनो, अब रेशियो की एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि मैंने सबसे शुरू में लिखवाई थी आपको। तो रेशियो की जो डेफिनेशन है, रेशियो का जो मतलब है और क्या क्या हो सकता है, उस पर काम करते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, अब ध्यान से देखना, रेशियो का मतलब हो सकता है कि रिलेशन बिटवीन, रेशियो रिलेशन दिखाता है भाई, कैसे दिखाता है वो बात की बात। रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स, टू और मोर टर्म्स, रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स इन मिनिमम फॉर्म। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप लोग समझ लेना भाई प्लीज। इन मिनिमम फॉर्म, तो रेशियो की डेफिनेशन होगी कि रेशियो हमेशा रिलेशन दिखाता है टू और मोर टर्म्स के बीच में और मिनिमम फॉर्म में। मिनिमम फॉर्म में कैसे? अब ध्यान से सुनो यहां पे। अब एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं या दूसरी, एक तो ये हो गया, या आप इसे कह सकते हैं और आप लिख सकते हैं इसे लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। और याद रखना, रेशियो से ही आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ना, देखना
ये मैं बताऊंगा आपको जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ रेशियो की हेल्प से एलसीएम एचसीएफ भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशियो की हेल्प से रेशियो ही करेंगे, परसेंटेज भी करेंगे रेशियो की हेल्प से। तो लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, अब सबसे पहले ये लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पे हम लोग बात करते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हुई बात, ये होता है आपका फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात आपको। लेकिन लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का मतलब, यहां पे सुनो, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कि 12/18, तो क्या ये लीस्ट फॉर्म में है? नहीं है। तो इसे लीस्ट फॉर्म में बनाने के लिए आप 6 से ऊपर नीचे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। और इस 2/3 फ्रैक्शन को हम लोग जब रेशियो में लिखेंगे तो 2:3 ऐसे लिखेंगे। रेशियो का साइन होता है ये दो बिंदु जो आपको दिख रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं है? तो एक तो ही ये डेफिनेशन, ठीक है। और यहां पे एचसीएफ का यूज होता है, पता है किससे डिवाइड किया हमने? 6 से डिवाइड किया। इन दोनों में कॉमन था, 12 में और 18 में क्या कॉमन था? 6। अब 6 क्या है? 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहां से एचसीएफ की बात होती है, लेकिन अभी हम इसमें डीपली नहीं जा रहे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हम बाद में बात करेंगे। क्लियर हो गई बात आपको? वेरी गुड। तो 2:3 आपका आ गया। क्लियर। अब हम जाते हैं पहली डेफिनेशन पे, रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स इन मिनिमम फॉर्म। एक बात बताओ, ए और बी दो लोग हैं, ए के पास 50 रुपीज है, बी के पास $40 है। इन दोनों के बीच में मिनिमम फॉर्म में रिलेशन बताना है। क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये यूनिट अलग अलग है। यहां पे रुपीज है और यहां पे डॉलर है। रिलेशन बताने के लिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम। तो रेशियो तभी लिखा जा सकता है जब यूनिट सेम हो। मतलब अगर स्पीड का रेशियो लिखेंगे हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर और 50 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं कहूं कि इनका रेशियो लिखो तो बहुत से लोग 4:5 बता देते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि यूनिट अलग अलग है, इतना याद रखना। तो एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना कि रेशियो तभी लिखा जा सकता है जब यूनिट सेम हो। मतलब अगर ये कह दिया जाता कि ए है और बी है, ए के पास 30 रुपीज है और बी के पास 50 रुपीज है, तब इनके बीच में मिनिमम फॉर्म में रिलेशन फाइंड करो, तब फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि यूनिट सेम है। और इसके लिए हम लोग रेशियो का यूज करेंगे। और रेशियो क्या होता है? मिनिमम फॉर्म, जो भी कॉमन होता है वो कट जाता है। 30:50 का मतलब है 30/50। दोनों में 10 कॉमन है, कट कर दो, कितना के 3/5। तो ये 10 कॉमन आप यहीं पे कट कर दो, रुपीज से रुपीज कट हो जाएगा, 10 से 10 कट हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 3:5। तो मिनिमम फॉर्म में बात आ चुकी है नहीं आ चुकी है? बिल्कुल। अब और समझो ध्यान से आगे। अब स्टूडेंट्स यहां पे और ध्यान से चीजों को समझते हैं, बस समझते हुए चलो हर एक चीज को। मैं कहता हूं कि ए है, ए के पास 40 रुपीज है, ठीक है। एक बंदा बी है, बी के पास 60 रुपीज है, ये मैं कहता हूं। अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब ए और बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे 40 लिखेंगे और यहां पे 60। दोनों में 20 है, कट तो कट कर देंगे 20 से, तो 2:3 आ जाएगा। आ गया है नहीं आ गया? कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे नोट करते हुए चलना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर की हेल्प से ही रेशियोज बनते हैं। नंबर की हेल्प से, नंबर की हेल्प से ही क्या बनते हैं? रेशियो। लेकिन जब नंबर से रेशियो पे जाना है तो कॉमन पार्ट को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहां पे कॉमन पार्ट क्या था? 20 था, तो 20 को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई? ये हुआ पहला केस। दूसरा, अगर मुझे इस 2 से वापस 40 पे जाना है, क्योंकि ए के पास 40 था, और इस 3 से वापस 60 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, नंबर से अगर रेशियो पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है, ये पहला केस है। दूसरा केस, अगर आपको रेशियो गिवन है और आपको उससे कहा जाना है? नंबर्स पे जाना है, नंबर्स पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो?
आप यहां पे एक चीज देख पा रहे होंगे साफ साफ कि 2 से 40 पे जाने के लिए आपको 2 को मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ता है, और यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 20। मतलब जिससे आपने डिवाइड किया था, जो बाहर निकाला था, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ये हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, कॉमन मल्टीपल। और एक क्वेश्चन के लिए कॉमन मल्टीपल एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। मतलब सुनो यहां पे, जैसे अगर हम लोग बचपन की बात करें तो ए रेशियो बी अगर लिखा होता था 4:5, तो हम इसे कंप्लीट नंबर एज्यूम करते थे 4x एंड 5x, ऐसे ही एज्यूम करते थे या नहीं करते थे? तो ये x क्या है, ये x क्या है? मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। ये x क्या है? ये जो x है, ये x ही पता क्या है, ये x ही हमारा कॉमन मल्टीपल। ये x हमारा क्या है? कॉमन मल्टीपल। सारा खेल इसी का है, लास्ट तक जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। या यही x हमारा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखो, जब ये कट किया यहां पे, तो इनका हाईएस्ट कॉमन 40 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 था, तो 20 से कट कर दिया था हमने, और 20 इन्हें वापस दिया जब नंबर पे जाना था। तो ये x क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या इस x को हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ वन पार्ट। अभी मैं बताऊंगा कि एक चीज क्या है वैल्यू ऑफ वन पार्ट, वैल्यू ऑफ वन पार्ट। तो आप इस चीज को ज्यादा फोकस करेंगे कि वैल्यू ऑफ वन पार्ट। क्लियर है? इस चीज को ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। कैसे? सुनो, अब यहां पे ध्यान से सुनो, ये वैल्यू ऑफ वन पार्ट वाली कहानी क्या है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप दो भाई हैं, आपका नाम ए है, आपका भाई बी है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके दोनों के पास, ए और बी के पास अगर बात करें तो टोटल 50 रुपए थे, ठीक है। आपके पास 50 रुपए थे, और आपके फादर ने आपको पैसा दिया 50 रुपए, और आपको कहा कि भाई ऐसा है कि 2:3 में डिवाइड कर लो। किस में डिवाइड कर लो? 2:3 में। इस रेशियो में आप बांट लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी कहानी ध्यान से सुनना, बाद तक आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी बस। तो आपस में बांट लो, मतलब ये हुआ कि आपके पास कितना आएगा और आपके भाई के पास कितना है। तो बांटने के बहुत तरीके। पहला तरीका क्या है, यहां पे सुनो। फर्स्ट मेथड, आप कह सकते हैं कि आपका रेशियो कितना है आपके भाई के साथ? 2:3। तो आप बचपन में क्या करते हुए आ रहे थे, अपने आप को मान लोगे 2x और भाई के पास मान लोगे कितना? 3x। तो दोनों के पास अगर देखें कि 2x प्लस 3x इतना हो जाएगा, टोटल आप दोनों के पास कितना हुआ? 5x। तो जो 5x हुआ वो रुपीज में कितना हुआ? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपीज। तो फिर आपके पास कितना था? 2x। तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 निकाली आपने, 20 रुपीज। और b के पास मतलब आपके भाई के पास कितना है? 3x, मतलब 3 इंटू 10 मतलब 30 रुपीज, और 20 प्लस 30 हो गया 50। आप दोनों के पास 50 रुपीज हो गया। और ये x जो है, ये x, ये क्या है? CM, चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल है ना। क्या ये? कॉमन मल्टीपल। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा तरीका। अब हुआ क्या कि 50 रुपए दिए आपको बंटवारा करने के लिए, किस रेशियो में? 2:3 में। मतलब अगर मैं यहां पे देखूं कि टोटल रेशियो में कितना है, 2 पार्ट प्लस 3 पार्ट, इन्हें पार्ट बोलते हैं। टोटल आपके पास 5 पार्ट है, और ये 5 किस में है? इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ये इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इन टर्म्स ऑफ रुपीज नहीं है, ये याद रखना। अब एक बात सुनो, आपको कहा गया कि भाई 50 रुपए के 5 बराबर बराबर हिस्से करो। 50 रुपए के 5 बराबर बराबर हिस्से करो, और उनमें से 2 हिस्से आप रखो और 3 हिस्से अपने भाई को दो। तो आपने क्या करना है कि 50 रुपए के 5 बराबर बराबर हिस्से करने हैं। मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 रुपए। 10 रुपए किसकी पार्ट की वैल्यू? 1 पार्ट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट है कि नहीं। तो ये 10 रुपए क्या है? वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, इतना याद रखना। लेकिन आपने ए को कितना है, आपके पास कितना है? 2 पार्ट, अगर रेशियो की बात करें
आपके पास 2 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू 10 निकाली तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपीज। अगर आपके भाई की बात करें तो आपके भाई को 3 पार्ट मिले थे, 3 हिस्से मिले थे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 10 कितना हुआ, आपके भाई के पास 30 रुपीज। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो ये है इन टर्म्स ऑफ रेशियो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या होता है। दूसरा नोट करके लिख लो, जो चीज आपको वैल्यू में दी गई है, किसमें, वैल्यू में, वही आपको रेशियो में पता होनी चाहिए। और यही गेम परसेंटेज में भी चलेगा। मतलब जैसे आपको यहां पे क्या दिया a प्लस बी, तो आपने रेशियो में भी क्या देखा 2 प्लस 3, मतलब a प्लस बी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले बस इतना समझो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मान लो एक क्वेश्चन हो रहा है आपके पास कि आपको दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं जिनकी एज 100 ईयर्स है, जिनकी एज कितनी है 100 ईयर्स, और आपको ये कहा गया है कि a रेशियो b ये दिया गया है इक्वल्स टू 7:8। तो बताइए a की एज क्या होगी, a की एज क्या होगी, बताओ क्या होगी? कई लोग फाइंड आउट करने लग गए होंगे, बहुत लोग लग गए होंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज वैल्यू में पता है, रुपीस में पता है, वही चीज रेशियो में पता होनी चाहिए। मतलब यहां पे आपको पता है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन रेशियो क्या पता है, a रेशियो b, जबकि आपको रेशियो में भी a रेशियो b रेशियो c पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब जिस चीज का आपको सम दिया गया है उसी चीज का आपको रेशियो पता होना चाहिए, ये याद रखना। अगर आपको इनकम दी गई है रुपीस में तो आपको रेशियो में भी इनकम पता होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है रेशियो में तो आपको एक्सपेंडिचर रेशियो में पता होना चाहिए, तभी काम। बस इतना चीज ध्यान दिमाग में रखो, डोंट वरी, ये चीजें दिमाग में रखो भाई, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपको मैं यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c दे दूं और यहाँ पे दे दूं ये 10, तब मैं आपसे पूछूं कि a की एज बताओ क्या है, तो आप बहुत इजीली निकाल के बता दोगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये इतने इजीली आप लोग बता सकते हो। कैसे? कि आपको दिया गया a प्लस बी प्लस सी, तो आप रेशियो में भी क्या देखेंगे, 7 प्लस 8 प्लस 10, टोटल कितना हुआ 25। 25 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, 25 किस में हुआ, इन टर्म्स ऑफ रेशियो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेशियो जो चीज 25 है, इन टर्म्स ऑफ नंबर वो चीज कितनी है, 100 है कि नहीं है, बताओ? तो 25 से 100, और मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो से, मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि अगर रेशियो से नंबर पे जाना है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो किससे 25 से 100 पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, और ये जो 4 है यही तो 1 पार्ट की वैल्यू है। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन के लिए 1 पार्ट की वैल्यू 4 है या कॉमन मल्टीपल 4 है। और ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की तो आप कहीं 5 से कर दो, नहीं कहीं 6 से, नहीं, इस पूरे क्वेश्चन में 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब 10 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सी की एज आ गई 40 ईयर्स, 8 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बी की एज आ गई 32 ईयर्स, और सी को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए की एज जो है आपकी वो कितनी आ गई 28 ईयर्स। यस और नो? बिल्कुल। तो ये बेसिक चीज है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। एक और एग्जाम्पल, अब मान लो आपको दिया गया है कि ए के पास 25 रुपीज है, ए के पास 25 रुपीज है, और आपको ए रेशियो बी दिया गया है, मान लो ये आपको दिया गया 5:4, और आपसे पूछा बताइए बी के पास कितना होगा। तो आपको क्वेश्चन से पहले, सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि आपको किसकी वैल्यू दी गई है, आपको ए की वैल्यू दी गई है। तो रेशियो में आप क्या देखेंगे, तो रेशियो में भी आप सिर्फ और सिर्फ ए को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशियो, ए कितना है, बी को नहीं देखेंगे, ए प्लस बी को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको ए दिया गया है तो ए को देखोगे। अगर ए प्लस बी दिया जाता तो ए प्लस बी देखते। तो ए के पास 25 है लेकिन रेशियो में कितना है 5, तो द वैल्यू ऑफ 5 पार्ट इक्वल्स टू 25। द वैल्यू ऑफ 5 पार्ट कितनी है 25 रुपीज। देन द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इज 5 रुपीज।
आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और वैल्यू ऑफ वन पार्ट इज 5 रुपीज, देन द वैल्यू ऑफ 4 पार्ट इक्वल्स टू 20। तो बी के पास 20 रुपए है और ए के पास 25 रुपए है। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस तरीके से हमने करना है चीजों को। आगे और समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एग्जांपल है हमारे पास। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है? 7:9। ये मान लो आप, ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लो। और आपको ये कहा गया है कि बी के पास 72 रुपीज है, या बी की 72 ईयर्स है, कुछ भी कह सकता है। तो बताओ ए की एज क्या होगी? आपको ये भी तो कह सकता है कि ए की एज बताओ क्या होगी। तो आप ए की एज बताएंगे क्या होगी। कैसे? आपको अब की बार वैल्यू बी की दी है, तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो आप बी को ही देखेंगे ना। तो आप कहेंगे कि बी के पास 9 पार्ट है, तो आप कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ 9 पार्ट इक्वल्स टू 72 ईयर्स, एंड द वैल्यू ऑफ वन पार्ट कितना हो जाएगा? 72 डिवाइड बाय 9। तो वैल्यू ऑफ वन पार्ट इक्वल्स टू 8 ईयर्स। आपको एक ही एज चाहिए जिसके पास कितने पार्ट है? 7 पार्ट है। तो 7 पार्ट की वैल्यू 7 इंटू 8 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा बताइए? 56। कितना हुआ? 56 ईयर्स। तो आपको आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन बस ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। मान लो, अच्छा दूसरी एक बात और बताता हूं, बहुत अच्छी है, ध्यान से देखना। अब एक और एग्जांपल, मान लो आपको ए रेशियो बी, ये स्टूडेंट्स है आपके पास, दो क्लास है ए और बी, जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया गया 7:8। कितना दिया? 7:8। और आपको ये कहा है कि अगर ए में टोटल 49 स्टूडेंट्स है, ए में टोटल 49 स्टूडेंट्स है, तो बताइए बी में कितने स्टूडेंट होंगे? तो बताइए बी में कितने स्टूडेंट होंगे? और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल 60, दूसरा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं 62, तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं 56, और फोर्थ एग्जांपल दे रहा हूं 50। क्लियर? तो अब बताओ आप क्या करोगे? आप क्या पहले प्रॉपर सॉल्व करोगे कि भाई ऐसा है, ए के पास रेशियो में कितना है? 7, और नंबर में कितना है? 49। तो वन पार्ट की वैल्यू क्या रही होगी? 7। तो बी के पास रेशियो में कितना? 8। वन पार्ट की वैल्यू है 7, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। तो आंसर आप दे दोगे क्या? 56 ईयर। लेकिन मैंने आपको एक बात और कही थी, चलो ये तो ठीक है भाई, ऐसे तो आप करेंगे ही, और ऐसे करना भी बनता है, ऐसे आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने एक बात कही थी कि अगर रेशियो से नंबर पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो नंबर्स होते हैं वो रेशियो के मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स मतलब टेबल में आते हैं, याद रखना। तो यहां पे क्या दिया हुआ था? बी को 8, तो जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल 60 नहीं है, 62 नहीं है, 50 नहीं है, 8 का मल्टीपल कितना है? 56। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। ये मल्टीपल वाली कहानी बात तक चलेगी बहुत, याद रखना भाई। देखो अब रेशियो में 7, यहां पे नंबर में 49, तो 49 7 का मल्टीपल है या नहीं है? 7 इंटू 7, जो टेबल याद करो आप, तो जो आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? तो 8 का मल्टीपल 56 ही है, तो 56 आंसर है भाई। सीधा सीधी बात है और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? और इसके बाद इसकी चीजें और भी समझेंगे हम, लेकिन वो बात का गेम है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हमें यहां पे स्टार दे दो इसे कई सारे। अब हमें रेशियो को मर्ज करना है, रेशियो का मर्जर देखना है, ठीक है। अब रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है ये बात सीखनी है। मर्ज करने का मतलब है कि अब यहां पे एक एग्जांपल सुनो। अगर ये मर्जर वाला कॉन्सेप्ट भाई बहुत आपके पास क्वेश्चन आएंगे, इस चीज के याद रखना। आपको गिवन है इफ ए रेशियो भी मान लीजिए गिवन है आपको 2:3,
और बी रेशियो सी आपको गिवन है 4:5 और आपसे पूछा है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ये पूछा है आपसे, तो आप कैसे बताएंगे, बस ये बताओ। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि जब रेशियो को आपने मर्ज करना है, मर्ज कब करेंगे, जब एक से ज्यादा रेशियो होंगे तभी मर्ज करेंगे ना। तो मर्ज तभी हो सकता है जब हर एक रेशियो में कुछ कॉमन दिखाई दे। क्या दिखाई दे, कुछ कॉमन। अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो मर्जर नहीं हो सकता। जैसे ये क्या बात हुई, अब देखो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तो कॉमन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो मर्जर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मर्जर नहीं होगा, मर्जर मतलब ये ए रेशियो बी रेशियो सी, इसे ही मर्जर बोलते हैं। लेकिन एक बात सुनो, यहां पे एक एग्जांपल देखो, यही चीजें तो ध्यान रखनी है आपने। एक एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूं कि ए रेशियो बी आपका मान लीजिए 5:7 है और आपको सी रेशियो डी आपको दिया हुआ है 8:9 और आपको मैं कहूं कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो बहुत से लोग इसे सॉल्व करने में लग जाएंगे और टाइम खराब कर देंगे और पता नहीं आंसर भी ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भाई मैंने आपको पहले बताया और अभी फिर से बताया कि भाई जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आंसर CND मतलब कांट बी डिटरमाइंड होगा। पहली बात तो ये रेशियो का केस नहीं है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है। दूसरी बात, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ऊपर ए बी है नीचे सी डी है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं। और मर्जर कब होगा, जब कॉमन दिखेगा, बिना कॉमन दिखे मर्जर हो नहीं सकता, ये भी हमने रूल पढ़ा है। तो मर्जर करने के बहुत सारे मेथड है और रेशियो में 16-17 टाइप का मर्ज होता है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें 5-6 टाइप का हमारे एग्जाम के लिए उतना ही बहुत है, हमें सी साइड देना है, कैट नहीं देना है, ठीक है। चलिए तो देखो, दूसरा फर्स्ट जो मेथड है वो ये है कि जो आपको कॉमन दिख रहा है वो सेम होना चाहिए, जो आपको कॉमन दिख रहा है वो सेम होना चाहिए। तो वो सेम है कि नहीं है वो देखो, कॉमन कौन दिख रहा है, बी, और बी यहां पे कितना है 2, और सॉरी बी यहां पे कितना है 3, ये वाला है बी, और यहां पे कितना है 4, तो सेम तो नहीं है। मतलब एक बात सुनो, अगर मैं कहूं कि ए रेशियो बी आपको यहां पे कितना दिया हुआ है 2:3 और बी रेशियो सी आपको कितना दिया हुआ है 4:5, आप देख रहे हो बी यहां पे 3 है और यहां पे 4 है, तो भाई सेम तो नहीं है। तो सबसे पहली कहानी होगी हमें इसे सेम बनाना। सेम बनाने के लिए 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 12 है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 3 से। जैसे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, ए रेशियो बी हो गया 8:12 और नीचे हो गया 12:15। अब आपको बी कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो अब आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हो। कैसे, आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका 8:12:15, क्योंकि अब आपने देखा कि बी सेम हो गया, कॉमन हो गया, तो आप इसे एक की तरह लिख देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ। और ये जो रेशियो है, एक चीज और बताता हूं, बहुत अच्छी बात, ये जो रेशियो आया कंबाइन, ये इसे सेटिस्फाई करेगा। देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आई ना, बहुत मजा आएगा आगे बढ़ने में, ठीक है। आपको मैं धीरे धीरे अपने रंग में ला रहा हूं कि हाँ भाई चीजों को ऐसे पढ़ना है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अभी आपने निकाला ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना 8:12:15। अगर मैं यहां से ए रेशियो बी देखूं तो कितना आ रहा है, 8 और 12 आ रहा है सिर्फ। भाई ए और बी लिया, कट होके 4 से कट करे तो कितना आ रहा है 2:3 आ रहा है, और आना भी चाहिए रेशियो बी 2:3, क्योंकि ओरिजिनली तो यही है। तो ये जो चीज है ये ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर रही है और करनी चाहिए, नहीं करेगी तो नहीं आएगा। क्लियर हुआ, फिर गलत कर रहे अपन लोग। दूसरा एक और मेथड है, अभी फर्स्ट मेथड यहां पे बताया मैंने, अब इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को मैंने नाम दिया है कॉपी पेस्ट मेथड। बस कॉपी पेस्ट मेथड कैसे, और कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट मेथड बहुत सिंपल है, बहुत।
आपको A रेशियो B गिवन था 2:3 और B रेशियो C गिवन था 4:5, है ना। अपने ABC निकालना था, यही गिवन था, ये देख लीजिए यहां पे। तो आप कुछ मत करो, आप सिंपल A B और C लिख लो, यही तो निकालना है आपने। लिख सकते हैं इतना कि नहीं लिख सकते। और कॉपी पेस्ट मेथड कहता है कि A रेशियो भी आपको क्या दिया था 2:3, तो आपने लिख लिया, कोई दिक्कत ऐसे लिखने में नहीं। और B रेशियो C आपको क्या दिया हुआ है 4 और 5। लेकिन याद रखना कॉपी पेस्ट मेथड में B के नीचे B आना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं है। भाई B के नीचे B तो रखोगे ना आप, बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास दो जगह खाली है, एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है, दोनों जगह खाली है। तो कॉपी पेस्ट मतलब क्या है कि यहां पे कौन आएगा, ये क्या है यहां पे 3 है कि नहीं है, तो 3 को कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो। यहां पे 4 है, 4 को कॉपी करो, यहां पे पेस्ट कर दो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 और 3 इंटू 5 कितना हुआ 15। ये आ गया आपका आंसर। ये आपका कॉपी पेस्ट मेथड। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉपी पेस्ट मेथड से ही सॉल्व कर देंगे अपन लोग। आपको दिया हुआ है, अब ध्यान से देखना, मान लो B रेशियो C ये दिया हुआ है 7:5 और आपको दिया हुआ है T रेशियो C, मान लो ये कितना दिया हुआ है आपको 3:4 और आपसे पूछा गया है कि फाइंड B रेशियो T रेशियो C। ठीक है, अब ये देखो यहां पे आपको क्या कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में C कॉमन दिख रहा है और C यहां पे 5 है और यहां पे 4 है, तो इन्हें सेम कर लो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आपने 4 से मल्टीप्लाई की तो आपका जो B है वो कितना हो जाएगा 28, तो आप यहां पे लिख दो। आपने यहां पे 4 से मल्टीप्लाई की तो आपका जो कितना क्या बात हुई C, ठीक है, आपका जो C है वो कितना हो जाएगा 20, तो आप यहां पे लिख दो। और आपको अब चाहिए T, तो T के लिए आप 5 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो T कितना हो जाएगा आपका 15, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो कितना आ गया आपका आंसर, ये 28, ठीक है, ये हमने लिखा था हाँ 3:4, तो ये आ गया आपका 28, 15 एंड 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। अब स्टूडेंट्स समझने वाली बात यह है कि कॉपी पेस्ट मेथड कैसे लगा सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये जो C है यहां पे देखो B से अगर एंड हुआ था तो यहां पे B से स्टार्ट हुआ था, तो इसी तरीके से आप यहां पे करो कि भाई पहले B रेशियो C आपको दिया गया 7:5, तो ये जो T रेशियो C है आप इसे C रेशियो T लिखो, मतलब जहां पहले वाले से जिसका एंड हो रहा है दूसरे वाले का उससे स्टार्ट होना चाहिए। तो C रेशियो T मतलब 4 पहले आ जाएगा और 3 आ जाएगा बाद में। बात समझ में आई ना भाई, ये 4 पहले आ गया 3 बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि A रेशियो B आपको दिया हुआ है 5:8, तो आप इसे B रेशियो A लिख सकते हैं 8:5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये बात एक ही है। तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट मेथड यूज करेंगे, कॉपी पेस्ट मेथड बहुत इजीली यूज हो जाएगा। आप कैसे करेंगे कि B, C और T आपने निकालना है, B और C आपका 7, 5 है और C और T आपका कितना है 4, 3 है, तो C के नीचे C आएगा, बस ये याद रखना। तो 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 4 है तो 4 आ जाएगा। कितना है B, कितना आ गया 28, क्योंकि कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा। ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया 15। लेकिन आपको जो रेशियो चाहिए था वो B, T और C चाहिए था, ठीक है। तो B आपका कितना है 28, ये रहा आपका B 28, तो यहां पे लिख दो। T आपका कितना है 15, ये रहा 15, तो यहां पे लिख दो। और C आपका है 20, तो आप इसे यहां पे लिख दो। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये सिंपल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो अभी हम सिंपल मर्जर ही देखने वाले हैं, बहुत सिंपल मर्जर देखने वाले हैं। मतलब मान लो आपको दिया हुआ है A रेशियो B आपको दिया हुआ है 1:2, आपको दिया हुआ है कि B रेशियो C आपको दिया गया है 2:3, और मान लो C रेशियो D आपको दिया गया है 3:4। इफ
और आपसे पूछा गया है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये पूछा गया। तो कई लोग अपनी कहानी यहां पे जड़नी शुरू कर देंगे, मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब एक बात देखो, पहले दो में क्या कॉमन दिख रहा है? बी कॉमन दिख रहा है। बी यहां पे कितना है? 2 और यहां पे कितना है? 2, सेम है। बाद के दो में आपको सी कॉमन दिख रहा है और सी यहां पे कितना है? 3 और यहां पे कितना है? 3। मतलब जो चीज कॉमन दिख रही है, कॉमन दिखने का मतलब है कि एक चेन बनी हुई है, इससे यहां पे जा सकते हैं, यहां से यहां पे जा सकते हैं, ये चेन बनी है। और जो कॉमन दिख रहा है वो सेम है। अगर वो सेम है तो आप सीधा सीधा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। ए 1 आ जाएगा, बी 2 आ रहा है हर जगह, सी 3 आ रहा है हर जगह, तो डी 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात? लेकिन ये तो सिंपल था और ऐसा होगा, दिखेगा। एक और एग्जांपल कि ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 1:2, बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है 3:4 और सी रेशियो डी आपको दिया हुआ है 5:6 और आपको कह रहा है कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आप यहां पे निकालोगे क्या भाई? आपसे क्या निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आप सेम करने वाली कहानी तो हो जाएगी बहुत लेंथी, तो इसीलिए आप यहां पे कॉपी पेस्ट मेथड यूज करो भाई, कॉपी पेस्ट मेथड। तो कॉपी पेस्ट मेथड क्या कहता है कि बी है तो बी के नीचे बी लिखो, ए के नीचे ए लिखो। तो ए कितना है? 1:2, बी सी कितना है? 3, 4 और सी डी कितना है? 5, 6। ये आपने लिख दिया, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। अब कॉपी पेस्ट मेथड क्या कहता है? कहता है कि ये जो दो जगह खाली है, अगर ये 2 है तो आप यहां पे भी 2 फिट कर दो, यहां पे 4 है तो इसके आगे 4 फिट कर दो, 3 है तो कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो, 5 है तो कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15। 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हुआ? 30 और 2 इंटू 4 इंटू 5 कितना हुआ? 40 एंड दिस वन 2 इंटू 4 इंटू 6 48। ये आ गया आंसर। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये कहानी दिख रही है आपको, सिंपल कहानी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये टफ लगी कहानी तो टफ नहीं होती है, चीजें इजी होती है, बस उन्हें और इजी बनाना होता है। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए, तो रेशियो का मर्जर आप लोग सीख रहे हैं और काफी सीख भी चुके हैं। ठीक है, मान लो अब देखो बहुत सारी चीज ध्यान से देखना। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है। मान लो आपको दिया हुआ है ए का रेशियो बी प्लस सी के साथ, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको 4:7 मान लेते हैं, और आपको बी का रेशियो दिया हुआ है ए और सी के साथ, ठीक है, और ये आपको दिया गया, मान लो मैं क्या देता हूं, ये दिया हुआ है 3:8, 3:8 ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 3:8 नहीं मानता मैं, थोड़ा सा इसे अलग मानता हूं कि अगर, या थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, बस एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि आपको ए का रेशियो दिया गया है बी और सी के साथ, मान लीजिए 1:3, और आपको बी का रेशियो दिया हुआ है सी और ए के साथ। भाई यहां से आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा, छोटी वैल्यूज ले रहा हूं मैं। ये दिया हुआ है 1:4 और आपको कह रहा है कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कुछ सिखाया नहीं है अभी तक। आप कह रहे हैं कि कुछ कॉमन दिखना चाहिए, लेकिन यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है कैसे? सुनो, अगर मैं बात करूं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो ए बी सी रेशियो का केस है सीधा सीधा। कैसे? कि दो इक्वेशन बनेगी और 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल ए बी सी, तो इक्वेशन एक कम है वेरिएबल से, तो इसका मतलब रेशियो का केस है और रेशियो फाइंड आउट हो सकता है। बस तरीका कैसे होगा? तो यहां पे 3 लोग देख रहे हो आप, ए बी और सी, और वही 3 लोग यहां पे भी ए बी और सी, और अगर लोग सेम है यहां पे तो कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? ए बी सी। इन ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इनके पास 4 है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना है? 4। और अगर यहां पे बात करूं 1 + 4 इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना है? 5।
तो जो कॉमन दिख रहा है वो सेम होना चाहिए। भाई कॉमन क्या दिखा आपको यहाँ पे, कॉमन दिखा आपको a प्लस बी प्लस सी, यही तो कॉमन दिखाना। भाई यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो 4 और 5 जो कॉमन दिख रहा है वो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, जो 3 लोग यहाँ पे है वही 3 लोग यहाँ पे है, तो जितना इनका रेशियो का सम यहाँ पे उतना यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि पैसा वैल्यू तो सेम होगी कि नहीं होगी, या एज, बात समझ में आ रही है। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मैं फिर से लिख देता हूँ b प्लस सी, ये याद रखना भाई। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 ये आ गया 5, और b प्लस सी आपका आ जाएगा 15। ऐसे यहाँ पे b और c प्लस ए, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4, और 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने कर लिया, इससे आगे स्टेप क्या होगा। अब जो अकेला अकेला उसे पकड़ो, अकेला कौन है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और कौन है b की रेशियो कितना आ गया 4। तो जब मैं लिखूंगा a रेशियो b रेशियो c, तो a आ गया मेरा 5, b आ गया 4। अच्छा टोटल कितना आया था इन टर्म्स ऑफ रेशियो, अगर बात करूं a प्लस बी प्लस सी, इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना आया था 20। आप देख लो 5 प्लस 15 20, 4 प्लस 16 20, जिसमें से a और b कितना आ चुका है 9। अब 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो c कितना रह जाएगा 11। ये आंसर है। बताओ समझ में आया, क्लियर है। तो अभी बहुत सारी कहानी मैं आपको सुना सकता हूं इसके ऊपर, लेकिन अभी हम इतना नहीं जा रहे हैं। चलो आगे चलते और क्वेश्चन समझते हैं। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन ही आ चुका है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से बता दीजिए, कि सिंपल है भाई, ठीक है। क्या आंसर देंगे आप लोग। ₹10,000 are divided among 3 workers in the ratio 2:3:5, शेयर ऑफ द सेकेंड वर्कर। अब देखो 3 वर्कर आपको दिए, मान लो a प्लस b प्लस c। आपको इसके लिए पेन चलाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे। तो आपको कितना दिया गया है 2:3:5। तो कितना हुआ भाई ये, अगर देखा जाए रेशियो में देखा जाए, क्योंकि रुपीज में आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये रेशियो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे कितना दिया गया है, ये रेशियो है। और रुपीज में कितना दिया गया आपको 10,000 रुपीज। तो आपको रेशियो में कितना है 10 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, लेकिन रुपीज में आपको कितना दिख रहा है 10,000। अगर 10 पार्ट की वैल्यू 10,000 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 1,000 रही होगी। तो 5 पार्ट की वैल्यू 5 पार्ट मतलब 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 पार्ट की वैल्यू रही होगी 5,000, मतलब जो थर्ड बंदा उसे तो 5,000 मिला होगा। अगर 3 पार्ट की वैल्यू करें तो 3 पार्ट को भी 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3,000, मतलब सेकंड बंदे को 3,000 मिला होगा। और फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट को भी आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट बंदे को कितना मिला होगा 2,000 रुपीज मिला होगा। इसने सेकंड का पूछा है तो सेकंड को 3,000 मिला, ये रहा आंसर। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते चलिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अभी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 होल नंबर्स हुज सम इज 64 कैन नॉट बी इन द रेशियो। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, 2 नंबर है होल नंबर a और b, इनका सम आपको दिया हुआ है 64। उसने कहा कि भाई a रेशियो b क्या नहीं हो सकता। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चलूं तो आपको क्या दिया है 5:3 दिया है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है 7:1 दिया है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है 3:4 दिया है। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है 9:7 दिया है। मैंने आपको कहा था कि जो रेशियो होता है अगर उससे नंबर पे जाना है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो रेशियो के मल्टीपल्स होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस बी, तो हम यहाँ पे भी क्या देखेंगे a प्लस बी कितना हुआ 8, a प्लस बी कितना हुआ 8, a प्लस बी कितना हुआ 7, और 9 प्लस 6 7 कितना हुआ 16। अब a प्लस बी कितना दिया हुआ है 64, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब 64 8 का भी मल्टीपल है, इस 8 का भी मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है, मतलब इनके टेबल में आता है 8 × 8 64, 8 × 8 64, 16 × 4 64। लेकिन क्या 7 के टेबल में 64 आता है? नहीं, नो, कभी नहीं आता। आप 7 का टेबल याद करो, नहीं आएगा। इसका मतलब ये 64 कभी भी इन दो में नहीं हो सकता, 3 और 4 के रेशियो में कभी नहीं हो सकता। भाई देखो, अगर a और b 64 है तो क्या क्या हो सकता है,
हो सकता है A30 हो B34, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि A20 हो B44, ऐसे 1000 केस बन जाएंगे। लेकिन जब भी रेशियो की बात करेंगे, जब भी, मतलब आप इनके रेशियो की बात करो, तो आप किससे कट कर रहे हैं? 2 से। तो या 15 या 17, 15 प्लस 17 कितना हुआ? 32। अब 64 32 का मल्टीपल है या नहीं है? है। 32 इंटू 2 64 होता है। अगर यहाँ पे बात करें 4 से कट करो, तो ये कितना आ जाएगा? 5, और ये कितना आ जाएगा? 11, और 5 रेशियो 11 कितना हुआ? 16। तो 64 16 का भी मल्टीपल है, तो इन रेशियो में ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या 2:3 में ब्रेक हो सकता है? ये कितना हुआ? 5, 64 5 का मल्टीपल नहीं होता, इस रेशियो में कभी भी नहीं हो सकता ये रेशियो भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का आंसर आप बिना पेन चलाए बताओगे। इफ ए कर्टन obtained a dozen mirrors is dropped, which of the following cannot be the ratio of broken mirror to unbroken mirror? 1 डजन, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई 1 डजन मिरर, तो 1 डजन का मतलब होता है 12। अब ये ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो, पहला क्या दिया है? 2:1। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? 3:1। थर्ड ऑप्शन क्या दिया आपको? 3:2। और फोर्थ ऑप्शन आपको क्या दिया? 7:5। दिया है नहीं दिया है? मतलब अब आप एक बात देखो, ये कितना हुआ टोटल? 3, ये कितना हुआ? 4, ये कितना हुआ? 5, ये कितना हुआ? 12। अब एक बात बताना भाई जरा, जो 12 है वो 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी और 12 का। भाई 12 इंटू 1 12। 5 का नहीं है, तो 5 का नहीं है, तो यही आंसर है। इस रेशियो में नहीं हो सकता रेशियो। कैन नोट भी पूछा है। गुड, नेक्स्ट। ये तो बहुत सिंपल हो गया अब आपके लिए। आपको A:B दिया है, आपको A अनुपात B कितना दिया हुआ है? A:B 1:2। आपको B:C दिया है 2:3। जो कॉमन दिख रहा है वो सेम कर दिया, और आपसे पूछ लिया A:B:C, तो बता चुका हूं मैं क्या हो जाएगा? 1:2:3, ये बता चुका हूं। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है। इफ A:B दिया, B:C, C:D, ये भी बता चुका हूं। अब देखो B अगर 2 यहां पे है तो यहां पे सेम है, C भी सेम है और सब सेम है, तो A:B:C क्या हो जाएगा? बताओ भाई, B और C दोनों सेम दिए ना, तो क्या होगा? ये तो करा चुका हूं, अभी तो कराया था। 1:2:3:4, ये आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी, A:B 5:7, B:C 6:11, ABC पूछा है, तो आप इसमें दोनों मेथड यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। आप इसमें कॉपी पेस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। आपको A:B कितना दिया है? 5:7। आपको B:C कितना दिया हुआ है? 6:11। तो आप इसमें कॉपी पेस्ट मेथड यूज कर सकते हो। क्या है कॉपी पेस्ट मेथड भाई? तो आप यहाँ पे A, B और C इस तरीके से लिखेंगे। तो कॉपी पेस्ट मेथड कहता है, क्या कहता है कि भाई AB आपका 5:7 है और BC आपका 6:11 है। तो अगर 7 है तो आप 7 पुट कर दो, 6 है तो 6 पुट कर दो। आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना? कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके 30, ये कितना आ जाएगा? 42, और ये कितना आ जाएगा? 77। तो आपका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है। दूसरा, अब मैंने आपको कहा था कि जो ऑप्शन है और जो सही आंसर होगा वो ऊपर सेटिस्फाई करेगा चीजों को। मतलब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेके चलूं कि 55:77:66, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहां पे A, B और C की बात करूं और A और B की बात करूं, मान लो कुल, तो कितना दिया है? 55:67। 11 से कट करो तो कितना बनेगा? 5:7। जबकि A:B 5:7 है। लेकिन अगर मैं B:C की बात करूं तो आप यहां पे क्या देख रहे हो? सीधी सीधी बात कि B आपको दिया हुआ है 6, देखो यहां पे, और C आपको दिया 11, मतलब C बड़ा है और B छोटा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो C आपका छोटा है और B बड़ा है, तो ये तो गलत है, जबकि B छोटा होना चाहिए। मतलब अगर मैं 77 और 66 का रेशियो लिखूंगा तो 7:6 आएगा, जबकि आना कितना था? 6 और 11। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, थर्ड नहीं कर रहा। कैसे? कि फिर वही बात है कि B और C का अगर मैं रेशियो देखूं, 4 से कट करो तो 23:2 बन रहा है, जबकि B और C का रेशियो 6:11 बनना चाहिए, ये भी गलत है। और वैसे भी दिख रहा है कि B बड़ा है और C छोटा है, जबकि रेशियो कह रहा है, रेशियो अगर B और C का यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको 6:11, इसका मतलब है कि C के पास ज़्यादा है और B के पास कम है। ठीक है।
नेक्स्ट, क्लियर हुआ इतना? चलिए ये सब क्लियर है आपको, वेरी गुड। तो सारे क्वेश्चन हम फटाफट करते जा रहे हैं। अब ये देखो, ये बताओ, अच्छा अब यहां पे एक चीज देखो, आपको ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है? 1:3। बी रेशियो सी आपको क्या दिया हुआ है? 5:7। और सी रेशियो डी आपको क्या दिया हुआ है? 9:7। अगर आप कॉपी पेस्ट मेथड यूज करोगे तो आप क्या लिखेंगे? ए, बी, सी और डी, और यहां पे 1:3, 5:7 और 9:7। और फिर आप क्या करोगे? 3 है तो 3:3, यहां पे 7, यहां पे 5, यहां पे 9 और 9, और फिर आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करोगे। भाई मान लो जैसे कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ पे आपका 15 आ गया, यहाँ पे आपका कुछ और आएगा, फिर आपको जो कॉमन दिखेगा उसे कट कर दोगे, क्योंकि लीस्ट यहाँ पे 45 आ रहा है आपका। तो लीस्ट तो क्या होता है कि भाई रेशियो क्या होता है? लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फिर आप कट करके जो रेशियो बनेगा उससे आंसर दोगे। लेकिन इतना क्यों करना? पहली बात आपको देखो, ए, बी, सी और डी मैं प्रॉपर समझाता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है? 15, 45, 63 एंड 49। सेकेंड ऑप्शन की बात करता हूं, 5, 49, 45, 63। थर्ड ऑप्शन 45, 15, 63 और 49। और फोर्थ ऑप्शन 49, 15, 45 और 63। अब मुझे एक बात बताना जरा, ए रेशियो बी देख के आपको क्या बात समझ में आती है? बता दो, बस इतनी बात बता दो। ए रेशियो बी देख के ये बात समझ में आती है कि ए छोटा रहा होगा और बी बड़ा रहा होगा, क्योंकि ए के पास 1 पार्ट है और बी के पास 3 पार्ट है। जबकि ऐसा कुछ नहीं कह रहा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ए के पास बड़ा है और बी के पास छोटा है, और फोर्थ ऑप्शन भी यही बात कह रहा है, तो गलत है। पहला और दूसरा ऑप्शन ये बात कह रहा है, लेकिन क्या दूसरा ऑप्शन ए और बी को अगर मैं उठाऊं, ए दूसरे ऑप्शन में 5 है और बी 49 है, तो क्या ये रेशियो 1:3 बन रहा है? नहीं बन सकता। ये भी आंसर गलत है, यही रहा सही। बस इतने से मैं आपका आंसर आ गया। और फर्स्ट ऑप्शन जो है हर एक को सेटिस्फाई करेगा। 5:7 बी और सी देख लो, बी 49 है और सी 45 है, तो 49 और 45 का अगर रेशियो देखोगे आप, ठीक है, ये 45 और 63 है, मैंने बी उठा लिया, ए को उठाओ, 45 और 63 आप 9 से कट कर दो, आपको कितना मिल जाएगा? 5 और 7। तो देखो बी और सी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, हर किसी को। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या दिया हुआ है? अब ध्यान से देखो, ये भी बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको दिया ए रेशियो बी, क्या दिया? 1/2 रेशियो 3/8। देखो यहां पे एक एग्जांपल समझो पहले, तभी आप समझना। रेशियो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, ए रेशियो बी आपको ऐसा दिया 4/5 और 3/8, तो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये 8 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। 8 इंटू 4 कितना हुआ? 32, और 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15। इस फॉर्म में रेशियो होना चाहिए। बात समझ में आती है? बिल्कुल। इन केस चलो वो बाद में बात करेंगे, तो पहले ही से करते हैं। ये नीचे से नीचे कट होगा, ऊपर से ऊपर, तो 4 कट हो गया, तो ये यहां पे चला गया, कितना आ गया? 4:3। कभी देखो एक बात सुनो, अगर 1/2 और मान लो 4/9 है, तो ऐसा नहीं कि इस 2 से कट हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? तो नीचे से नीचे वाला कट होगा, ऊपर से ऊपर वाला कट होगा। अब और सुनो ध्यान से, बी रेशियो सी आपको कितना दिया है? आपको बी रेशियो दिया है 1/3 रेशियो 5/9। ये कट हो गया 3 टाइम्स, और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना हुआ? 3:5। हुआ नहीं हुआ? ऐसे ही सी रेशियो डी करो। सी रेशियो डी, सी कितना है? 5/6 और डी कितना है? 3/4। तो 2 कॉमन है वैसे, या आप इधर मल्टीप्लाई करके बाद में कट कर दो, 20:18, और 2 से कट करोगे तो 10:9। अब एक बात सुनो, 10:9, क्या 10:9 फोर्थ ऑप्शन बन रहा है? नहीं। क्या ये बन रहा है? सी और डी की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं ये बन रहा। तो आंसर कौन सा है? थर्ड। मैंने अब की बार लास्ट वाले से देख लिया, क्या दिक्कत है भाई? लास्ट वाले में सी और डी को कह रहा है कि ये 10 और 9 बनना चाहिए, तो 10 और 9 सिर्फ यहीं पे तो बन रहा है, तो यही आंसर है। ये आप कॉपी पेस्ट मेथड यूज कर लो,
तो देखो कितना अच्छे से शानदार तरीके से हम लोग आंसर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखो ये कितना सिंपल सा आ गया आपके सामने। आपको दिया हुआ है A/B/C 2/3/4 और ये कैपिटल E है। आपसे पूछा कि फाइंड A/B, B/C और C/A। तो कुछ नहीं है, आपने सीधा जब रेशियो में पूछ रहा है, गिवन किस में, रेशियो में, और पूछ भी किस में रहा है, रेशियो में, तो हमेशा रेशियो वाली वैल्यू ही पुट कर दो सीधा। मतलब A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। पावर कैसे सेम होनी चाहिए? जैसे यहां पे 1 1 है सबकी पावर। अगर आपसे पूछ लेता कि फाइंड A² या B² और C² तो ये आप नहीं निकाल पा सकते, आंसर होता C&D, क्योंकि यहां पे स्क्वायर आ गया और नीचे 1 है, तो पावर हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर नीचे भी स्क्वायर होता तो आप आंसर बता देते। बात समझ में आ रही है? तो A की वैल्यू पुट करो 2, B की वैल्यू कितनी आई 3, B की वैल्यू 3 है तो C की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 4 है तो A की वैल्यू 2 है। अब अगर आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखो, मान लो आपके पास ऐसा है कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है सॉरी। तो इसे कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं हम लोग? तो जो 2, 3 और 4 है, इसका एलसीएम, इनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है 12, और ऊपर हर एक को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे भी 12, यहां पे भी 12, यहां पे भी 12। तो ये कट हो गया 6 टाइम तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये कट हो गया 4 टाइम तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये कट हो गया 3 टाइम तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे करना है, 3, 4 और 2, इनका अगर एलसीएम लिखे तो कितना है 12 ही आया, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक को। तो ये भी रूल आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। तो 3 से 12 गया 4 और 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, 4 से 12 गया 3 और 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, मल्टीप्लाई करना है भाई। और 2 से ये कट हो गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 इंटू 12 कितना होता है 24। तो दिस इज द आंसर 8/9/24, थर्ड ऑप्शन है। तो यहां पे भी आप लोग क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे ही करने वाले हैं। क्या कि आपको x/y कितना दिया है 3/4, तो आप जैसे ये दिया हुआ है 7x + 3y अपॉन 7x - 3y, तो आप देख रहे हो कि पावर 1 1 है सबकी, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। अगर ऐसा कुछ होता कि 7² + 3y अपॉन कुछ होता तो आंसर हम नहीं बता सकते, क्योंकि पावर सेम नहीं है। तो अगर पावर सेम है तो आप x की वैल्यू सीधा 3 पुट कर दो और y की वैल्यू सीधा 4, क्योंकि रेशियो में चीजें देकर रेशियो में ही जानना चाहता है तो रेशियो वाली वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। चलिए, तो जब ये पूछ रहा है आपसे 7x + 3y अपॉन 7x - 3y, तो आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7 इंटू 3 माइनस, और y की वैल्यू 4, ये सॉरी प्लस है यहाँ पे 3 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4। तो वैल्यूज पुट करना है बस, 21 + 12 अपॉन 21 - 12, ऊपर आ गया आपका 33 और नीचे आ गया 9, 3 से कट कर दो तो 11/3, 11/3 का मतलब 11/3। तो हर एक चीज आपको दिख रही है और पता भी चल रहा है। बताओ क्लियर है, कोई डाउट नहीं? अब यहां से एक और नई चीज सिखाता हूं। जब दो चीजें इक्वल हो जाए, यहां पे एग्जांपल सुनो, मतलब अगर आपको 2a = 3b दिया हुआ है और आपसे पूछा है A/B, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब A/B ही तो है। तो A/B का मतलब है कि B A के अपॉन में चला गया और 2 3 के अपॉन में चला गया, तो कितना आ गया 3/2। मतलब A/B आपका कितना आ गया 3:2। तो यहां से ये बात समझ में आती है। एक चीज और समझो कि अगर 4a = 5b है तो आप सीधा A/B उल्टा करके निकाल दो, 5 पहले निकल दो और 4 बाद में, बस अगर 2 है तो। मतलब अगर 6x = 7y था तो x/y आप लिख सकते हैं 7/6। लेकिन अगर 3 है तो मतलब 2a = 3b
इक्वल्स टू 4c है। तो देखो एक बात सुनो यहाँ पे और अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है। एक बात सुनो, ठीक है, एक सेकेंड इधर देखो। अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि 2a इक्वल्स टू 3b, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और b को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं कि 2 और 3 का यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, कितना हुआ 6, और मैं कह देता हूं कि ये भी 6 है और ये भी 6 है, तभी तो इक्वल होगा। अब ये 6 कब होगा, अब a रेशियो b लिखने का नंबर आया, ये क्या होगा 2 इंटू 3, तभी 6 होगा, मतलब a 3 होना चाहिए और b कितना होना चाहिए 2, तभी 6 होगा भाई, 3 इंटू 2। तो इसीलिए जब कभी भी आपके सामने अगर मान लो 12x इक्वल्स टू 13 या 14y है और आपको x रेशियो y निकालना है, तो आप सीधा 14 रेशियो 12 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, या 7 रेशियो 6। लेकिन अगर आपके सामने 3 कहानी दी हुई है, मतलब 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z, और आपको कह रहा है कि x रेशियो y रेशियो z बताओ, तो ये निकालना बहुत आसान है। आप जो 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, इनका एलसीएम ले लो 12, और आप कह दो कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो ये 12 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 6 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, 6 इंटू 2 12। ये 12 कब होगा, जब y की वैल्यू 4 होगी, और ये 12 कब होगा, जब z की वैल्यू 3 होगी। या आप इससे कट कर दो, 6 बार गया, 4 बार गया और 3 बार गया। तो जब आप x रेशियो y रेशियो z लिख रहे हो तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आप लिख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल। कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना? चलिए गुड। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी होनी भी थी। तो ये 12 हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा तो a रेशियो b रेशियो c अभी बताया, ये आ जाएगा, सिंपल। तो यहां पे आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। अब एक बात सुनो यहां पे और, ठीक है, चलो ठीक है, ये सारी चीजें अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। या अगर आप, चलो ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि ये लंबा हो गया काफी लेक्चर, तो इसीलिए अब ये सारी चीजें कितनी बची है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये बचा हुआ है। चलो इसमें ही बता देता हूँ, ये कवर अपन लोग इसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2a इक्वल्स टू 3b आपको दिया गया है और 4b इक्वल्स टू 5c है, तो आपसे a रेशियो c पूछ रहा है। तो कितना सिंपल है, यहाँ से आप a रेशियो b निकालो, ठीक है, कितना हुआ 3 रेशियो 2, और यहाँ से b रेशियो c अभी बताया आपको कितना हुआ 5 रेशियो 4। आपको ए सी निकालना है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो आप लिखो ए बी सी। अब इसका मैं नेक्स्ट क्लास में एक मेथड और बताऊंगा। तो 3 2 कॉपी पेस्ट 5 4, तो 2 है तो 2, 5 है तो 5, कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 10 और ये कितना हुआ 8। लेकिन ए और सी निकालना है, तो ए 15 है और सी कितना 8, आंसर। ये आपका होमवर्क है भाई, इसे आप होमवर्क समझे। या भाई देखो क्या दिया, a अपॉन 3 b अपॉन 4 और सॉरी इक्वल्स टू, और ये दिया हुआ है c अपॉन 5, और आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c। तो अगर इस फॉर्म में देखिए ये जानना चाहता है तो सिंपल, a 3 है आपका, b 4 है और c 5 है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ही आ जाएगा। क्लियर, गुड। तो ये सिंपल चीजें हैं बहुत ही। जैसे यहां पे दिया है 15% ऑफ a, 15% ऑफ a इक्वल्स टू 20% ऑफ b, और a और b पूछा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा 3, यहां पे कितना आएगा 4, तो कितना हुआ 3a इक्वल्स टू 4b। तो a रेशियो b भाई इनवर्स हो जाएगा इसका 4 रेशियो 3, आंसर। ऐसे यहां पे करना है आपने 20% ऑफ p प्लस क्यू, और यहां पे आपको p रेशियो क्यू जानना चाहता है, ठीक है। 50% ऑफ p माइनस क्यू, तो यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, परसेंटेज से परसेंटेज ये कट हो गया, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2p प्लस 2q इक्वल्स टू 5p माइनस 5q। तो p एक तरफ q एक तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 3p इक्वल्स टू 7q, और p अपॉन q, p रेशियो q का मतलब तो यही हुआ, तो कितना हो जाएगा 7/3। यही आंसर है आपका, ये रहा। तो आज की क्लास में इतना। ये लंबी क्लास है, पहली क्लास थी भाई, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन भी देना था और बहुत कुछ समझाना था, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से। आगे और बहुत मजा आने वाला है, ऐसे ही हम लोग एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और अभी रेशियो की अभी बहुत सारी क्लास बाकी है, बहुत मजा आएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे डिस्कशन फोरम पे जरूर देख के बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, है ना। फर्स्ट लेक्चर था हमारा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।